अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने काइनेटोलॉजी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब जो फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि जो हमारा बॉडी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो कैसे बनी हुई है। और हमने एक और है एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि जो बॉडी का इन्वायरमेंट होता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं और जो हमारा बॉडी से आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल जो होता है बॉडी का इन्वायरमेंट है, उसके कंट्रोल क्या है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी वो है जो कि क्या बताती है, जो फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म बताती है किसके लिए, ओरिजिन, डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो हमारी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है और उसकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए जो फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म को बताने वाली जो साइंस है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब इसके टाइप्स हैं बहुत सारी, इसकी फील्ड्स आ जाती हैं, वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल, सेलुलर, प्लांट, इनवर्टिब्रल, वर्टिब्रल, मैमेलियन, ह्यूमन फिजियोलॉजी और बहुत सारी हैं। अब हमारा सबसे पहले जो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या बताएगी, ये वो साइंस है जो हमारी क्या बताती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी का, जो उसे लिविंग बीइंग बनाते हैं, उसकी स्टडी को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहें। इसमें हमने क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी जो मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको एक लिवल बीइंग बनाती हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी उसे कहते हैं। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो एक लिंक करती है बेसिक साइंस से किसके साथ, मेडिसिन के साथ, मतलब जो बेसिक साइंस है उसको लिंक देती है किसके साथ, मेडिसिन के साथ। और क्या करती है, जो कि मल्टीपल फंक्शन होते हैं सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स के, उसको इंटीग्रेट करती है किसमें, लिविंग ह्यूमन बीइंग में। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, इसकी इंटीग्रेशन को क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है कंट्रोल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। अब ये तो हमें पता है कि जो हमारा जो बॉडी होती है उसका जो लिविंग यूनिट है, जो सेल होता है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो इसके लिए जो सेल है वो लिविंग यूनिट ऑफ द लाइफ है, मतलब कि जो हमारा बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी है उसे हम कहते हैं सेल। अब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ऐसे मतलब ये सारी इसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अब इधर बताया हुआ कि जो सेल होता है वो उसका मतलब पार्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उसको कितने नंबर में होते हैं, 25 ट्रिलियन होते हैं, ठीक है, ईच पर्सन में। उनका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग से लेके टिश्यूज़ तक, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है। हर एक सेल का एक अलग अलग काम है, मतलब कि अगर रेड ब्लड सेल जो होंगे वो उसका अलग काम है और दूसरी बॉडी में जो सेल्स होंगे उनका हर किसी का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। हमारी जो एंटायर बॉडी है उसमें हमारे तकरीबन हमारे अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स होते हैं, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, 35 to 40 ट्रिलियन सेल होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो हमारा मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन के साथ, तो वो क्या करता है, हमारी जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करेगा और रिलीज़ जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट जो सेल्स के जो फंक्शनल होते हैं उनके लिए काम आती है। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी बॉडी, मतलब कि जो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन सेल होता है, उसमें हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो लिव करते हैं। अब ये हमारी जो अब देखा जाए तो ट्रिलियन ऑफ दी जो हमारी जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसको इनहेबिट करते हैं, जो कि किसी भी मतलब कि स्किन से, माउथ से, गट, नोज, मतलब कि डिफरेंट सोर्स से वो इंसर्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। ये मतलब कि सारा बताया हुआ कि अब ये देखो कि जो हमारी जो कम्युनिटीज़ जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को इनहेबिट करती है, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबाइटा, मतलब कि वो कम्युनिटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमारी बॉडी को इनहेबिट करती है तो उसे हम माइक्रोबाइटा कहते हैं। मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्टे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी ये हमारी जो बॉडी को मतलब कि हम मतलब के बेनिफिट भी देते हैं और कभी कभी ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ जो हमारे लिए बेनिफिट देते हैं तो वो खुद हमारे मतलब के जो बॉडी से फूड लेते हैं तो फिर हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं, मतलब कि वो उनका मतलब कोई ना कोई ऐसा काम होता है कि वो हमें बॉडी को एक मतलब के बेनिफिट देते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब कि जो हमारा सेल से जो आउटर वाला जो फ्लूइड होता है, मतलब कि सेल से बाहर वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
कह रहा है कि जो हमारा जो 50 to जो 70% होता है उसकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मतलब कि फ्लूइड से भरी हुई होती है। और हमारा जो सेल के इनसाइड होगा तो उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड करते हैं। कहता है कि जो हमारा जो अबाउट 1/3 जो होता है वो हमारा आउटसाइड सेल फ्लूइड होता है, उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो मतलब कि कांस्टेंट मोशन में होता है बॉडी में, ठीक है। वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि सर्कुलर ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में, किसके ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, जो कि प्रोसेस है। और लेकिन उन डिफ्यूजन के लिए जो सोर्स होता है वो कैपिलरी के जो वाल्स होते हैं वो सोर्सेज होते हैं। अब कहता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें कौन कौन से आयन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे जो आयन्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं सेल के लिए, किसको मेंटेन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब कहता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बारे में हमने क्लॉड बर्नेट बनाया था, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में किसने बताया था, जो एक फ्रेंच का फिजियोलॉजिस्ट था जिसे हम क्लॉड बर्नेट था, उसने हमें इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बताया था। अब जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि अब इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, आयंस, फैटी एसिड, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। अब इधर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है। अब आयंस को लेके कौन सा फ़र्क है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम होती है, क्लोराइड होता है और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके अलावा जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड हो जाते हैं। ये क्या कंटेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, सेल से लेके वो लंग से को तक ट्रांसपोर्ट करता है, फिर वो उसकी एक्सक्रीशन करवाता है। अब जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें हमारा पोटेशियम आ गया, मैग्नीशियम, फास्फेट आयन और ये सब चीज़ें होते हैं सोडियम और क्लोराइड की जगह पे। अब इनका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करते हैं, इस आयंस को मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कराते हैं ताकि उसका एक आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाए एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान। होम्योस्टेसिस जो नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ द नियरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जो हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो कि बॉडी का, उसको क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। इसके बारे में वाल्टर कैनन था, उसने इस होम्योस्टेसिस का जो टर्म था वो दिया था, ठीक है। उसने डिस्क्राइब किया कि जो हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेनेंस ऑफ द नियर कांस्टेंट कंडीशन, मतलब कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी जो कांस्टेंट कंडीशन होते हैं उसको मेंटेन करने का प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये हमने बेसिकली आपने मतलब कि हमने एफएससी में पढ़ा हुआ कि होम्योस्टेसिस क्या है, इसके एस्पेक्ट्स वगैरह वो सारी चीज़ें इधर हैं। जैसे कि लंग्स जो होती है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ करता है, सेल्स यूज़ करते हैं। फिर किडनी जो होती है वो जो हमारी कांस्टेंट आयन कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करती है। और जो हमारा गैस्ट्रोएंटेरोइनरी जीआईटी जो सिस्टम है वो हमारा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और एलिमिनेट करता है वेस्ट, कहाँ से, ब्लड बॉडी से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होम्योस्टेटिक कंपनसेशन इन डिजीज़। डिजीज़ क्या है, जब स्टेट ऑफ द डिसरप्टेड होम्योस्टेसिस, मतलब कि जो हमारी जो होम्योस्टेसिस का जो स्टेट हो जो उसको डिस्टर्ब कर ले, उस स्टेट को हम कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब कोई भी अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो जाए बॉडी में या एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए बॉडी में, उसे हम कहते हैं डिजीज़। अब इधर एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमारी जो डिजीज़ हो गई जो कि हमारी जो किडनी की एबिलिटी को जो होती है साल्ट को उसको मतलब कि उसके लिए मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर ले, मतलब कि उसकी किडनी जो है फिल्ट्रेशन ना कर सके, वो अपना जो एक्सक्रीट मतलब कि जो साल्ट और वाटर है वो उसको एक्सक्रीट ना कर सके, उसकी एबिलिटी कम हो जाए, तो जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है जो बढ़ जाएगा, तो हमारी जो एक्सक्रीशन हो जाएगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब कि डिफरेंट कंडीशन जब डिस्टर्ब होंगी बॉडी की, जो ऐसे कहते हैं जब इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिस्टर्ब हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ के मुख्तलिफ किस्में हैं, ये सारे एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी से दो स्टेज में। फर्स्ट स्टेज जो होता है इसकी मूवमेंट ऑफ द ब्लड होती है, कहाँ से, थ्रू आउट द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स में। अब जो दूसरी होती है उसकी होती है मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड होती है किसके दरमियान, ब्लड की कैपिलरीज के दरमियान और इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब कि जो सेल्स के दरमियान जो दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस होते हैं उनके दरमियान
ये होती है इसकी मूवमेंट होती है फ्लूइड की, मतलब कि जो ब्लड कैपिलरीज और इंटरसेलुलर स्पेस के दरमियान इनकी मूवमेंट होती है इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। इधर कह रहा है कि जब ब्लड पास करेगी हमारी ब्लड कैपिलरीज से तो एक्सचेंज ऑफ दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वो होती है, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी एक्सचेंज हो जाती है किसके दरमियान, प्लाज्मा पोर्शन, मतलब कि जो प्लाज्मा होती है हमारी ब्लड में उसके दरमियान, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है उनके दरमियान ये फ्लूइड की एक्सचेंज हो जाती है, जो क्या करती है जो हमारी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो कि दो सेल्स के दरमियान वाली उसको फिलअप कर देती हैं। हमारी जो कैपिलरी वाल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो मोस्ट मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब कि वो टू लार्ज होती हैं जो कि इससे पासिव नहीं हो सकते, ठीक है। ये बताया हुआ इसने ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया हुआ, ठीक है। इसमें हमारा बता रहे कि जो ब्लड होती है वो बॉडी से पास होके जाएगी लंग्स में, ठीक है। ब्लड जो होगी वो ऑक्सीजन लेगी एलोलाई में, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के लिए नीडेड होती है। अब जो मेम्ब्रेन होती है हमारी एलोलाई और जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज की जो लुमेन होती है उसकी जो थिकनेस है वो 0.4 से लेकर 2 माइक्रोमीटर है, और हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाती है मॉलिक्यूलर मोशन के ज़रिए, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए वो ब्लड में चली जाती है। अब है हमारा जीआईटी ट्रैक्ट। अब जो जीआईटी ट्रैक्ट है इसमें जो लार्ज पोर्शन होता है जो ब्लड का वो पंप हो जाता है, मतलब कि हार्ट के ज़रिए, फिर वो पास हो जाता है हमारे जो जीआईटी के जो वाल्स होते हैं वहाँ से पार्ट होता है। इधर जो हमारे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हमारी क्या हो जाएगी, वो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो कहाँ चले जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द ब्लड में चले जाते हैं। अब इधर लिवर और जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं कि लिवर का क्या काम है, कि जो मतलब कि जो हमारे जो सारे सब्सटेंस होते हैं वो जीआईटी में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। लिवर क्या करता है, हमारी जो केमिकल कंपोजिशन होगी उसको चेंज करेगा, तो चेंज करके जो यूजेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं उसको मॉडिफाई करेगा और स्टोर करेगा जहाँ उसकी नीडेड होगी। और लिवर क्या करता है, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको एक्सक्रीट कर देता है, जो कि प्रोड्यूस करती है बॉडी में, जो कि हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो जब हम लेते हैं तो उसकी एक्सक्रीशन करवाता है ताकि बॉडी को कोई हार्म ना हो। अब में मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के जो हमारे जो मस्कुल्स और जब स्केलेटल सिस्टम है वो जैसे रिक्वायर्ड होते हैं वो जब इन्वॉल्व होंगे, मसल्स इन्वॉल्व होंगे, जो कि फूड न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी जो हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारी मोटिलिटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और प्रोटेक्शन देगा अगर मतलब कि जो एडवर्स कंडीशन हो गई, मतलब कि कुछ कंडीशन चेंज हो रही हैं उसके बारे में है। अब रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कि उसकी रिमूवल, अगर जो एंड प्रोडक्ट्स बन गए उनकी रिमूवल कैसे होगी। सबसे पहले रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स, मतलब कि जब ब्लड ऑक्सीजन, मतलब जब ब्लड जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है, मतलब कि जब ब्लड ऑक्सीजन लेगी लंग्स से तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज़ हो जाती है ब्लड में, ब्लड से रिलीज़ होकर लंग्स के एलोलाई में जाएगी, ठीक है, जहाँ वहाँ जो हमारी जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होती है वो एयर की जो होती है वो लंग्स के इनटू और आउट हो जाती है, जो कि क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है एटमॉस्फेयर से। कार्बन जो डाइऑक्साइड है ना ये अबंडेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट है ऑल दी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स में जो सबसे अबंडेंट जो हमारी चीज़ है, सब्सटेंस है, वो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा किडनी का काम क्या है, ये फिल्ट्रेशन कराता है पैसेज, अब मतलब कि जो ब्लड होगी वो किडनी से मूव करेंगे, इसमें जो सब्सटेंस होगी उसकी एक्सक्रीशन करेगा, जो भी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो किडनी क्या करती है, सबसे पहले जो क्वांटिटी ऑफ द प्लाज्मा होती है उसको फिल्टर करेगी, ठीक है, उसमें ग्लूमेरुलर कैपिलरीज के ज़रिए, फिर वहाँ से ट्यूबुल्स होते हैं जो कि ब्लड को रीअब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज अमीनो से इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वाटर वगैरह जो सारी चीज़ें होती है वो एब्जॉर्ब होकर जो हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं होती तो वो एक्सक्रीट, मतलब कि वो इधर से वो छोड़ देती है ताकि वो रिलीज़ हो जाए बॉडी से। ये सारी मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो भी सारी रीअब्जॉर्प्शन होती है बॉडी की फ्लूइड की, आयंस की, न्यूट्रन की, वो सारी किडनी करती है। अब जीआईटी का रोल क्या है रेस्पिरेशन में, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होता है वो जीआईटी में इंटर हो जाता है, ठीक है, और जो सब वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो मतलब कि फीसिस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती है। अब लिवर का फंक्शन जो होता है, सबसे पहले जो अहम फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि रिमूव करता है इंजेस्टेड ड्रग्स या केमिकल्स को, ठीक है, जो कि हमारी वेस्ट होती है, लिवर सेक्रेट क्या करता है, वेस्ट को सेक्रेट करता है बाइल से, तो वो जो कि हमारी मतलब कि फीसिस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है।
रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जो बॉडी फंक्शन है उसको रेगुलेशन करने के लिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम है। जो नर्वस सिस्टम होता है ये रेगुलेट करता है जो बॉडी के फंक्शन को। सेंसरी होती है, इधर स्टिमुला आएंगे, मोटर यूनिट होंगे। जब स्टिमुलस आएगा तो सेंसरी रिसेप्टर लेके जाएंगे, ठीक है। वहाँ से फिर ये जो हमारा ब्रेन होगा वो हमारा रेस्पॉन्स देगा, वो मोटर लेके आएंगे बॉडी से। ये सारा सिस्टम है। ये कॉमन सी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं वो सारी सेम चीज़ें जो एफएससी में हम पढ़ के आए हैं। हार्मोन सिस्टम जो होता है, इसके इधर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। हार्मोन्स का क्या काम है कि ये जो हमारी जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, सेल के जो फंक्शन होते हैं उसे रेगुलेट करते हैं। जैसे कि थायराइड हार्मोन होता है जो केमिकल रिएक्शन को रेट को इंक्रीज़ करेगा। अब इंसुलिन होगा वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये एड्रेनोकॉर्टिकल जो हार्मोन होता है वो सोडियम और पोटेशियम के आयंस की जो उसको मतलब कि कंट्रोल करता है बॉडी में। अब प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए कौन कौन से सिस्टम है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल से डिराइव्ड होते हैं। इधर थाइमस होता है, लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है जो कि क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। जैसे कि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में आएगा तो ये हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम होता है जो कि उन्हें किल कर देता है। और ये इनका जो काम होता है, ये क्या करता है, ये अपने जो सेल्स होता है उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि पहचान दें। और ये क्या करते हैं, जो कि फॉरेन वाले जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी पैथोजन होंगे, उन्हें हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं फेगोसाइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। ये हमारा इम्यून सिस्टम ये है। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन आती है और जो उसके जो एम्बेडेड आ जाते हैं हेयर्स, नेल्स, ग्लैंड्स वगैरह जो कि कवर करते हैं कि मतलब कि जो डीपर टिश्यूज़ को जो होती है, मतलब कि बॉडी के डीपर टिश्यूज़ को कवर करते हैं ताकि कोई भी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट से वो मतलब कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। और टेम्परेचर को ये रेगुलर करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं वेस्ट के। जैसे कि हमारे जो स्किन से हमारे जो हेयर्स होते हैं वहाँ से वे स्वीट ग्लैंड होते हैं जिसकी वजह से मतलब कि जो एक्सक्रीशन होती है हमारी ब्लड की प्लाज्मा की जो वाटर जो होता है स्वीट के ज़रिए वो हमारा स्वीट ग्लैंड से रिलीज़ हो जाता है। अब जो हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो मतलब एक हेमोस्टेटिक फंक्शन का कंसीडर तो नहीं किया जाता, लेकिन ये क्या करता है कि जो हमारे जो हेमोस्टेसिस को ऐसे मेंटेन करता है कि क्या करता है, जो हमारे न्यू बींग्स होते हैं उन्हें हम जनरेट करता है, वैसे इसको इंक्लूड नहीं करते। आज का टॉपिक हम यहाँ तक एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट मतलब कि पहली दफ़ा हैं तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखना, बाय।